भाइयों, नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं को लेकर चर्चा की थी और बतलाया कि ब्रिटिश संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें सर्वप्रथम यह है कि यह विकसित संविधान। इसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं हुआ, अपितु वरन इसका धीरे धीरे विकास हुआ। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके बाद विकसित संविधान को लेकर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की और मुनरो की व्याख्या को विश्लेषित किया। मुनरो कहते हैं यह कोई पूर्णतः प्राप्त वस्तु नहीं होकर विकासशील वस्तु है। यह बुद्धिमता और सहयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता ने और कहाँ उत्कोटि की योजनाओं ने किया है। इस प्रकार संविधान में विकास की एक अविच्छिन्न निरंतरता पाई जाती है और इसी कारण ब्रिटिश की जनता का विकासवादी स्वभाव है, जो क्रांति की अपेक्षा विकास को अधिक पसंद करता है। मित्रों, विकसित संविधान की इस विश्लेषण के पश्चात हमने अलिखित संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। ब्रिटेन की संविधान की कार्यविधि को रूढ़ियों ने बहुत अधिक प्रभावित किया था, इसलिए बहुत से लोग ब्रिटिश संविधान को अलिखित ही मानते हैं और अलिखित का तात्पर्य सीधा सीधा अर्थ यह है कि इसको कभी भी किसी भी रूप में, किसी भी सभा, किसी भी समूह सभा और किसी भी संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया, अपितु इसका निर्माण धीरे धीरे क्रमिक रूप से हुआ है। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके बाद हमने चर्चा की कि ब्रिटिश संविधान एक एकात्मक संविधान है, संघात्मक संविधान नहीं। चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे फ्रांस हो, इन सभी देशों में हमें संघात्मक शासन व्यवस्था के संघात्मक संविधान के लक्षण विशेषताएं दिखाई देती है, परंतु इंग्लैंड का संविधान पूर्णतः राष्ट्रीय सरकार में निहित है और सारे देश का शासन एक ही स्थान, देश की राजधानी से संचालित किया जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके बाद हमने चर्चा की कि यह लचीला संविधान है। लचीला इसलिए है कि यह इसमें बहुत आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, सरलता से इसमें संशोधन किया जा सकता है, अर्थात संशोधन करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके बाद हमने चर्चा की कि यह पैतृक और सीमित राजतंत्र के रूप में हमें दिखाई देता है और इसके बाद हमने चर्चा की कि यहाँ के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का गुण दिखाई देता है और संसदीय शासन प्रणाली के गुण के साथ साथ संसद की सर्वोच्चता का भी विश्लेषण हमने पिछली वीडियो में किया। इसी के साथ हमने बताया कि यह किसी एक देश के संविधान से नहीं बना, किसी एक वस्तु से नहीं बना, किसी एक तंत्र से नहीं बना, अपितु इसमें विभिन्न तंत्रों की विशेषताओं का समावेश देखने को मिलता है, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो कुलीन तंत्र हो, चाहे वो प्रजातंत्र हो। राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के तीनों लक्षण, तीनों गुण
सम्मिलित रूप से इंग्लैंड के संविधान में देखने को हमें मिलते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, इसी के साथ हमने कल चर्चा की कि ब्रिटिश संविधान में विधि का शासन पाया जाता है, कानून का शासन यहाँ पर होता है और संपूर्ण देश में कानून के अनुसार ही शासन संचालित किया जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके बाद आज का जो हमारा बिंदु है विश्लेषण करने का, वो इसके सिद्धांत और व्यवहार में अंतर को लेकर है। प्रोफेसर मिन्नो कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान की अद्भुत विशेषता है कि ये जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार ऑक्जिंग कहते हैं कि सभी शासनों में सिद्धांत और व्यवहार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, परंतु जिस प्रकार ये अंतर ब्रिटिश शासन व्यवस्था का ताना बाना बना हुआ है, वैसा कहीं अन्य देश में देखने को नहीं मिलता। मित्रों, विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार का ये अंतर किसी एक क्षेत्र में हमें दिखाई नहीं देता, बल्कि कई क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है। और सिद्धांत है, ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है। शासन का संपूर्ण कार्य राजा के नाम से और राजा की मोहर से और राजा की मोहर लगाने पर ही होता है, परंतु व्यवहार में राजा एक शानदार कठपुतली के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बेजॉट महोदय इस समय कहते हैं, बेजॉट महोदय का एक कथन उपयुक्त है, यदि संसद के दोनों सदन उसकी मृत्यु आदेश को पारित कर उसके पास भेज दे तो उस पर भी उसे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेंगे। कितनी बड़ी बात कही। बेजॉट महोदय कहते हैं कि यदि संसद के दोनों सदन भी उसके मृत्यु के आदेश को पारित कर उसके पास भेज दे तो खुद सम्राट को, खुद राजा को अपने मृत्यु आदेश के पन्ने पर साइन करने पड़ेंगे, अर्थात वो रबड़ की मोहर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मोनरो ठीक ही कहते हैं, राजा निरंकुश शक्ति का केवल प्रतीक बना हुआ है, यद्यपि शक्ति का सार उसे प्राप्त नहीं है। मित्रों, विद्यार्थियों, सिद्धांत और व्यवहार में दूसरा महत्वपूर्ण अंतर संसद और मंत्रिमंडल के परस्पर संबंधों में हमें दृष्टिकोण गोचर दिखाई होता है। सिद्धांत है, ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है। सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, ऊंची है। और डीलो महोदय इस संबंध में बहुत अच्छी टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य, डीलो महोदय इस संबंध में कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त और कुछ भी कर सकती है, केवल ये कार्य नहीं कर सकती कि पुरुष को स्त्री बना दे और स्त्री को पुरुष बना दे। इसके अतिरिक्त जितने भी सारे कार्य हैं वो वहां की संसद कर सकती है, अर्थात संसद सर्वोच्च है। परंतु व्यवहार में कॉमन सभा को केवल आलोचना का मंच बना दिया गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल संसद का उत्पादन है, लेकिन उसे इतनी शक्ति प्राप्त है कि वे अपने उत्पादनकर्ताओं को भी समाप्त कर दे। मित्रों, विद्यार्थियों, सैद्धांतिक रूप से इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है, जिससे ऐसा आभास होता है कि मानो इंग्लैंड में संपूर्ण सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है, परंतु व्यवहार में महाशक्ति का पर्याय विकेंद्रीकरण ही है, बहुध्रुवीय केंद्रीकरण ही है, सत्ता का विकेंद्रीकरण ही है, और स्थानीय स्तर पर वहां पूर्णतः स्वशासन है। मित्रों, इंग्लैंड में राजतंत्र है, यह बात अंग्रेजी संविधान की अवास्तविकता है, क्योंकि वहां वास्तव में लोकतंत्र है, वहां वास्तव में डेमोक्रेसी है, जनता का शासन है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। वास्तविक रूप में वहां राजा का प्रभुत्व है, जबकि वास्तव में वहां जनता संप्रभु है, जनता को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। भारत ने भी अपनी लोकतंत्रीय प्रणाली को, लोकतंत्र के गुण को
लोकतंत्र की विशेषता को ब्रिटिश संविधान से ही ग्रहण किया है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस संपूर्ण विश्लेषण के पश्चात ऊपर देखने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि कानून निर्माण की शक्ति संसद में है, कार्यकारिणी शक्ति मंत्रिमंडल में हमें दिखाई देती है, और न्यायिक शक्ति हमें न्यायपालिका में दिखाई देती है। लेकिन व्यवहार में यदि हम बात करें, व्यवहार में यदि हम देखें, तो वहां की शासन की शक्ति पूर्णतः केंद्रीभूत है, एक जगह ही केंद्रित है। रैमजो मोर इस समय ठीक ही कहते हैं, वहां व्यवस्थापिका कार्यपालिका में शक्तियों का सम्मिश्रण है। हेवार्ट भी बहुत अच्छी टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि व्यवस्था के विस्तार के कारण न्यायपालिका शक्ति भी मंत्रिमंडल में केंद्रित होती दिखाई देती जा रही है। सिद्धांत और व्यवहार के इसी अंतर को मुनरो महोदय बहुत अच्छी स्पष्ट तरीके से व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि किसी पदाधिकारी के नाम की कोई और किसी पदाधिकारी के नाम से कोई और पदाधिकारी कार्य करता है और संविधान के अनुसार कार्य किसी तरह से होना चाहिए, परंतु कार्य किसी तरह से होता है। किस तरह से होता है? कहने का तात्पर्य यह है कि मुनरो कहते हैं कि कोई कार्य किस पदाधिकारी के नाम से किया जाता है और नाम किसी दूसरे पदाधिकारी का होता है और काम कोई दूसरा कार्य करता है। मित्रों, विद्यार्थियों, सिद्धांत और व्यवहार के इस अंतर को विश्लेषित करने के पश्चात अब हम ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है, इस पर चर्चा करना चाहेंगे। मित्रों, स्ट्रेची महोदय कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। यह सिद्धांत और आचरणों का एक ऐसा समूह है जिसका यथार्थ महत्व और अर्थ प्राचीन इतिहास एवं उसकी विचित्र आवश्यकताओं एवं विशिष्ट परिस्थितियों की मांगों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। मित्रों, इतने विश्लेषण के पश्चात जिस प्रकार भारत या अमेरिका के संविधानों का योजनाबद्ध निर्माण हुआ है, उसी भांति ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है। ये हमने यहां स्पष्ट करने का, आपको समझाने का प्रयास किया। ब्रिटेन में विधि, वित्त, न्याय, चुनाव आदि सभी अधिकांश संवैधानिक महत्व की संस्थाएं नवीन वस्तुओं की तरह न तो आविष्कारित की गई है और न ही संगठित की गई। उदाहरण के तौर पर हम यदि देखना चाहें तो ब्रिटेन की द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडल को हम देख सकते हैं। ब्रिटेन में इन संस्थाओं का गठन सोच विचार कर नहीं किया गया। सन 1955 में राजा के द्वारा 3 अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों को कर प्रस्तावों पर विचार विमर्श हेतु आमंत्रित किया गया था और इस कार्य से त्रिसदनात्मक संसद का विकास हुआ। लेकिन संयोगवश द्विसदनात्मक संसद का ही विकास हुआ। क्यों? इसलिए क्योंकि सामंत वर्ग और उच्च धर्माधिकारियों के स्वार्थवश कार्य एक समान थे और वो एक हो गए, और इसी भांति शायर के नाइट और नगरों के प्रतिनिधि दोनों ही निर्वाचित चूंकि होते थे और इससे वे एक दूसरे से मिल गए, और इस प्रकार ब्रिटेन में कॉमन सभा और लॉर्ड सभा का ही निर्माण हो पाया। मित्रों, विद्यार्थियों, चूंकि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल पद्धति थी और मंत्रिमंडल की पद्धति का होना भी संयोग का ही परिणाम। सन 1974 में पदासीन नौवर वंश के सम्राट जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय चूंकि इंग्लिश नहीं जानते थे, अंग्रेजी उनको नहीं आती थी, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि राजा के स्थान पर मंत्रिमंडल का अन्य कोई सदस्य मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता करने लगा।
और इसी संयोग से ब्रिटिश मंत्रिमंडल को राजकीय प्रभाव से मुक्त कर दिया गया और क्या हुआ, प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ। अर्थात प्रधानमंत्री पद का जो निर्माण है, प्रधानमंत्री का जो पद है, वो किसी नियम के द्वारा गठित नहीं हुआ है, अपितु संयोगवश ही इसका निर्माण हुआ है। राज्यसभा और कॉमन सभा का भी निर्माण संयोगवश हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान बुद्धि की उपज है और संयोग की संतान है, क्योंकि संयोगवश ही इनका निर्माण हुआ है। और संयोग इसलिए क्योंकि उस समय के जो राजा थे 1714 में, वो सम्राट जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय अंग्रेजी नहीं जानते थे। इसलिए अंग्रेजी नहीं जानने के कारण वहाँ की मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता वो नहीं कर सकते थे। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को इस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने का कार्य सौंपा गया। और जब वो इसकी अध्यक्षता करने लगा तो धीरे धीरे जब मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति एक पीठासीन अधिकारी के रूप में या उसकी अध्यक्षता के रूप में कार्य करने लगे, तो वो धीरे धीरे मंत्रिमंडल के रूप में, मंत्रिमंडल के साथ साथ प्रधानमंत्री पद को आगे बढ़ाने लगा और धीरे धीरे वहाँ पर प्रधानमंत्री का पद विकसित हो गया। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके बाद ब्रिटिश संविधान की कुछ जो संस्थाएं, कतिपय जो संस्थाएं हैं, वो भी बुद्धि की उपज के कारण ही, बुद्धि के प्रयासों के कारण ही परिणाम के रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। क्योंकि सन 1988 की जो महान क्रांति हुई, उस क्रांति ने राजा को संसद के अधीन कर दिया था और राजा की शक्ति को भविष्य में भी सीमित बनाए रखने के लिए संसद ने 1689 में एक अधिकार विधेयक को पारित किया। और इस प्रकार इसी तरह सन 1832, 1867 और 1884 तथा अन्य प्रकार के सुधार अधिनियमों और मताधिकार को व्यापक किया गया। और इससे कॉमन सभा का क्या हुआ, लोकतंत्रीकरण हुआ। सन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों के द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को भी सीमित कर दिया गया और अब संसद की संप्रभुता का अभिप्राय लोक सदन की संप्रभुता से ही हो गया। मित्रों, विद्यार्थियों, इससे स्पष्ट है कि लॉर्ड सभा की तुलना में लोक सदन ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देने लगा, ज़्यादा संप्रभु हो गया। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग का शिशु है और इस संविधान में विवेक की अपेक्षा संयोग का तत्व भी हमें अधिक देखने को मिलता है। मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था संयोग पर आधारित है, जबकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्रीकरण विवेक पर आधारित है। इस संविधान का पथ निर्देशन कभी आकस्मिक घटनाओं ने किया तो कभी उसके विकास में सचेतना, परिकल्पना का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। इस पर हमने आज चर्चा की और अगली वीडियो में हम ब्रिटेन के संविधान के संबंध में ही ब्रिटिश सम्राट और राज मुकुट पर चर्चा करना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।